शुभ संध्या दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आज से आपकी इन्वायरमेंट पेडागोजी की क्लास इस पर शुरू होनी थी। तो आइए इन्वायरमेंट पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ईबीएस किसका एकीकरण है। यानी जो ईबीएस जो हमारा पर्यावरण है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिला करके हमारा ईबीएस बनता है। विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान, क्या इसमें केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, या फिर विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरणीय शिक्षा, या फिर विज्ञान के साथ साथ सामाजिक अध्ययन भी होता है। हमारा जो इतिहास और भी है, इतिहास के साथ भूगोल, वो सब भी लिए जाते हैं। या फिर विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन, या पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान तथा विज्ञान, या फिर पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके बारे में, विषाणु विज्ञान, इन सबको मिला करके बनता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला। जो हमारा ईबीएस है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा को मिला करके बनता है। जी हाँ, केवल ईबीएस आपका केवल ऐसा नहीं कि ईबीएस एक ही सब्जेक्ट है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट को मिला करके तब ईबीएस बनेगा। इसीलिए ये बड़े कक्षा में शुरू किया जाता है। छोटे बच्चों में इतने सारे विषयों को मिलाकर नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमारा जब कक्षा 6 से ये शुरू होता है, तब मिला करके पर्यावरणीय अध्ययन बन जाता है। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन यानी उसमें कुछ भूतपूर्व इतिहास के प्रश्न होंगे, कुछ विज्ञान के प्रश्न होंगे और पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी होंगी। इन सबको मिला करके हमारा विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा मिला करके ईबीएस हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो अब आप जान गए होंगे ये दूसरा वाला सही होगा। हमारा ईबीएस किसको किसको मिलाकर बना है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण की कक्षा में शिक्षण सहायता के रूप में कविताएं और कहानी सुनाना किसमें मदद करता है। आप कोई पर्यावरण की कक्षा ले रहे हैं, उसमें आप कविताओं और कहानियों के माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं, पर्यावरण के बारे में, कुछ घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, या आसपास के वातावरण के बारे में बता रहे हैं। तो ये किस में मदद करेगा, छात्रों में भाषाई तथा साहित्य कौशल को बढ़ावा देने में। क्या इससे छात्रों में भाषाई जो भाषा उसकी अच्छी होगी या उसके साहित्य कौशल को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बोरियत तोड़ने में, या फिर बच्चे पढ़ते पढ़ते जो बोर हो रहे हैं तो उनसे उनकी बोरियत दूर होगी, उनको आनंद आएगा। शिक्षकों के लिए मौलिक अवधारणाओं को पढ़ाने हेतु सरलता में, या जो कुछ धारणाएं हैं उनको शिक्षकों को पढ़ाने में सरलता हो जाएगी। छात्रों में कल्पनाशील तथा रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देने में, या फिर छात्रों के सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, उनकी क्षमता विकसित होगी, उनको अच्छा महसूस होगा, वो अपने आप से सोच सकेंगे, कुछ चीज़ें महसूस कर सकेंगे। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं चौथा वाला, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों में कल्पनाशील तथा रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देने में। अगर हम कोई भी चीज़ कविताएं या कहानियों के माध्यम से बताएंगे तो बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसमें आनंद लेंगे, और फिर उसमें आगे क्या होने वाला है, कहानी बताएंगे तो उसमें आगे क्या होने वाला है ऐसा सोचेंगे। फिर क्या होगा, उनकी उससे कल्पनाशीलता जो है वो विकसित होगी, उनकी रचनात्मक क्षमता विकसित होगी, वो खुद भी सोचेंगे आगे क्या होगा, कैसे होगा। या कविताएं हैं तो उसमें और शब्द जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, उन छात्रों में कल्पनाशीलता तथा रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देने में जो कविताएं और कहानियां हैं वो मदद करेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। यानी प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को वृक्षों की संकल्पना के बारे में हम लोग उनको संवेदनशील बना रहे हैं। तो नीचे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, वृक्षों पर नारा लेखन लिखना, वृक्षों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। तो इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं प्राथमिक स्तर के लिए, बड़े स्तर पे मत जाइएगा। क्या प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना,
देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा नहीं है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, नहीं है को है समझ के क्या कर देते हैं, दूसरा वाला टिक कर देते हैं। तो इसमें नहीं पे आपको खास ध्यान रखना है सीटेट और टेट में। तो वृक्षों पर क्या क्या प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल करेंगे। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, छोटे स्तर पे ये भी हम एक कर सकते हैं। वृक्षों के संरक्षण के बारे में बच्चों को पोस्टर दे करके एक प्रतियोगिता आयोजित करवा सकते हैं कि देखें कौन अच्छा बनाता। या वृक्षों पर नारा लेखन लिखना, प्राथमिक स्तर पर 3-4 के बच्चों को नारा लेखन लिखने का भी कार्य दे सकते हैं, वो टूटा फूटा नारा लिख लेंगे। लेकिन जो नहीं करना वो क्या है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। बच्चों को लकड़ी के कटे हुए लट्ठों का भंडार दिखाना ये सही नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, क्योंकि पेड़ काटने के बारे में तो मैं वैसे ही नहीं बताना है बच्चों को, और फिर अगर लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाएंगे मतलब कटे हुए पेड़ दिखाना, तो ये सही नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। बाकी ऊपर वाले तीनों हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये चौथा वाला हमको बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की किस पत्रिका को पर्यावरण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया है? जी हाँ, एनसीईआरटी की कौन सी पत्रिका है जिसको पर्यावरण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया है? क्या प्राकृतिक सामाजिक, प्राकृतिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, आर्थिक प्राकृतिक? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जैसा कि आप सभी को देखने से भी पता चल रहा होगा, राजनीतिक तो इतनी जल्दी बच्चों को नहीं बताएंगे, सामाजिक आर्थिक भी और आर्थिक प्राकृतिक भी नहीं, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक। जी हाँ, प्रकृति के साथ साथ बच्चे सामाजिक वातावरण में ढल सकें, पर्यावरण के बारे में जान सकें, अपनी प्रकृति के बारे में जान सकें और अपने समाज में उसका उपयोग कर सकें, सामाजिक स्तर पर उसको अपने अंदर अंतर्निहित कर सके, उसको अपने डेली के काम काजों में उसका प्रयोग कर सकें। तो कौन सा हो जाएगा इसका? प्राकृतिक सामाजिक, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण विषय का प्राथमिक स्तर पर अध्ययन क्यों आवश्यक है? प्राथमिक स्तर पर मैंने बताया छोटे बच्चों के लिए इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चे द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। क्या प्राथमिक स्तर पर इसीलिए पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है कि बच्चे केवल पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकें, या फिर विषय में रोजगार प्राप्त करने के लिए, या फिर बड़े होकर के वो रोजगार हासिल कर ले उस विषय से? बच्चों द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ये ऑप्शन 2 बार हो गया है, ऊपर भी है तो इसको हटा दीजिए। चौथा, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए, ताकि उन्हें अपने पर्यावरण का ज्ञान हो सके। या फिर हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि बच्चों में अच्छी आदतें विकसित हो जाए ताकि उन्हें अपने पर्यावरण का ज्ञान हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, उसके उपयोग के बारे में, उसके महत्व के बारे में जान सके कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरह से उपयोगी, हमारी जो दैनिक जीवन है या हमारा आने वाला दिन, किस तरह से पेड़ पौधे की उपयोगिता हमारे जीवन के साथ साथ चलती है। तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा चौथा वाला, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए, ताकि उन्हें अपने पर्यावरण का ज्ञान हो सके, ताकि बच्चे जान सकें कि पर्यावरण का उनके जीवन में क्या महत्व है, उनके अंदर अच्छी आदतें विकसित हो सके। तो इसका चौथा वाला हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। कल आपकी फिर से हिंदी पेडागोजी और ईबीएस पेडागोजी की क्लास, एक और क्लास के साथ आप सभी के सामने आएंगे। नमस्कार साथियों।